ये भी बहुत ज़रूरी है समझना। इसलिए डॉक्टर अतुल गोगिया, यहाँ पर ये भी समझना चाहूँगी कि बहुत तेज़ी से ट्रांसमिशन होता है इसका, इंसेफ्लाइटिस का, और ऐसे में बहुत तेज़ी से अगर ट्रांसमिशन होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या क्या हो सकता है? देखिए, आप ट्रांसमिशन की बात कर रही हैं, मतलब दो चीजें। एक तो ट्रांसमिशन है कि एक एरिया में बहुत सारे बच्चों को या अडल्ट्स को ये इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो तो जैसे हमने डिस्कस किया, अगर ट्रांसमिशन जो वेक्टर्स हैं अगर उस एरिया में बहुत ज्यादा है, बट आप जान सकते हैं कि मान लें एक शहर में, एक एरिया में बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग हो रही है, बहुत ज्यादा मॉस्किटो ब्रीडिंग हो रही है या इस तरह का है, तो इन्फेक्शन होने की चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और बहुत ज्यादा मात्रा में आपको केसेस देखने को मिलेंगे। दूसरा, अगर आप कहना कि डिजीज प्रोग्रेस तेजी से करती है, तो वो जैसे शेफाली ने अभी बताया कि बच्चे या बुजुर्ग, क्योंकि इनके इम्यूनिटी भी लो रहता है, इम्यूनिटी जो इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत है, क्षमता है, वो कम है। तो अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो तेजी से प्रोग्रेस करता है। तो ज्यादातर हमारी इम्यूनिटी ही है जो हमें बचाती है, तो प्रोटेक्ट कर लेती है कि जो मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट ना हो और कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो इसीलिए जल्दी इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट होता है ताकि इस प्रोग्रेशन को रोक पाए। जी, और ये भी मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर, चूँकि ट्रांसमिशन की बात आपने बता दी है, तो ये समझाएं कि चूँकि मौसम इस वक्त इस तरीके का है कि बहुत कन्फ्यूजन भी हो जाता है लोगों को, क्योंकि हर बीमारी में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सिम्टम्स कमोबेश एक ही है। तो अगर मान लीजिए कि ये तमाम चीज़ों समझने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति ढंग से नहीं समझ पा रहा है, तो वो सबसे पहले क्या डॉक्टर को अप्रोच करे या फिर कुछ दिन वेट करे? क्योंकि अगर इंसेफ्लाइटिस की बात की जाए तो इंसेफ्लाइटिस का कोई एक कहें कि बीमारी पर काबू पाने के लिए कोई दवा या फिर वैक्सीन मौजूद है कि नहीं है? देखिए, ऐसा है कि जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं, मोस्टली मेजॉरिटी सबके अंदर सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। बहुत ही लिमिटेड वायरल इन्फेक्शन है जिनमें एंटीवायरल या वैक्सीन अवेलेबल है। तो जो मेजॉरिटी है वो सब सपोर्टिव इलाज है। और जैसे अभी हम सब एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि जितनी भी इन्फेक्शंस हैं ये सब एक ही तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो पहले दूसरे दिन आपको कहना कि ये कौन सा इन्फेक्शन है बहुत मुश्किल है। बट हाँ, जैसे ये हाईलाइट किया कि सीजनल वेरिएशंस होते हैं, तो इस सीजन है तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ज्यादा होता है, या आप किस एरिया में है, जैसे आप गुजरात के उस एरिया में है जहाँ चांदीपुर वायरस पाया जा रहा है, या वेस्टर्न यूपी एरिया में है कि जापानीज इंकेफ्लाइटिस है, तो उसकी शंका ज्यादा होती है आपको सबसे पहले के बारे में आपका ध्यान जाता है। बट शुरू में ये कहना कि कौन सा इन्फेक्शन होगा बहुत मुश्किल होता है। बट जिसको भी तेज बुखार है, सुस्ती आ रही है, उल्टी हो रही है या लक्षण ज्यादा है, उसको वेट नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल यही बात है कि वेट नहीं करना है, भटकना नहीं है, ओवर द काउंटर दवा नहीं लेनी है। इन जैसे डॉक्टर्स के पास आपको पहुंचना है और सही गाइडेंस से ही मुझे लगता है कि ऐसी बीमारियों पर हर तरीके से कंट्रोल पाया जा सकता है। और इसीलिए डॉक्टर समीर, आपने बताया कि देखिए अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके की बीमारी है और उसको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर वो समझ जाते हैं तो बीमारी से लड़ा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि चूंकि अगर हम देश की राजधानी दिल्ली में भी बात करें, बहुत बारिश हो रही है, जल जमाव है, डेंगू के भी केसेस बढ़ रहे हैं, उधर कोविड के भी केस, लेकिन अगर इंसेफ्लाइटिस का खतरा हम देखें तो दिल्ली में भी कई बार डिटेक्ट हुआ है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए सभी तरह की बीमारियों में, ख़ासतौर पे अभी मॉनसून में हम बात करें तो इन्फेक्शियस डिजीज़ काफ़ी है, तो आप साफ़ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखें, हैंड हाइजीन का ख़ास तौर पे ध्यान रखें। इसके अलावा जैसे वाटर बॉर्न डिजीज़ भी इस समय पानी में कंटामिनेशन हो जाता है, दूषित हो जाता है, तो पानी का आप ध्यान रखें कि बाहर से आप पी रहे हैं, किस सोर्स से आप पानी पी रहे हैं, वो सब आपको ध्यान रखना है। और बाहर अगर आप कुछ भी ऐसा कटे हुए फल वगैरह खा रहे हैं, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ई, इस तरह की बीमारियाँ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए वाटर बॉर्न डिजीज़ से बचने के लिए आपको ख़ास तौर पे सोर्स का ध्यान रखना है कि आप कहाँ से खा रहे हैं और किस तरह
तरह का आप पानी पी रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। और ह्यूमिडिटी की वजह से जैसा हमने बात की कि और ऑलरेडी आपकी जो स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शंस है, ये सब भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ओवरऑल जैसा हम बात कर भी रहे हैं आज इन कैफेलाइटिस वगैरह की, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी तरह की बीमारी की कॉम्प्लिकेशन को ना होने दें। तो इसलिए सिम्टम्स को इग्नोर ना करके, ख़ास तौर पे आप मेट्रोपॉलिटन जैसे शहर में रहते हैं, दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, तो वहाँ पे सभी तरह की जांचें उपलब्ध है। और आजकल तो इस तरह के मल्टीप्लेक्स PCR वगैरह उपलब्ध है, जिनके ज़रिए हम सभी तरह के वायरस को एक ही सैंपल्स में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आप उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। डॉक्टर शेफाली गुलाटी, चूँकि स्कूल इस वक्त खुले हैं, एग्ज़ाम्स भी बच्चों के शुरू हो जाएंगे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और लगातार ये ज़रूर है कि आप लोगों के माध्यम से सही जो एक मार्गदर्शन है वो मिल भी रहा है, लेकिन क्या क्या ऐसे और बच्चों को प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्योंकि जाहिर तौर पर बच्चों पर सबसे ज़्यादा इसका असर होता है, और अगर एक बार चपेट में आ जाए तो बहुत जल्दी इसे निजात भी नहीं मिल पाता है। तो क्या क्या ऐसी सावधानी है जो लोगों को, पेरेंट्स को करनी ज़रूरी है इस वक्त? पहले तो अभी जब मच्छर ज्यादा हो रहे हैं तो वो है कि वो एक्सपोज ज्यादा नहीं रखना है, वो उसको अगर ट्राउजर्स पहन लें और वो उसमें वो इतना इम्पोर्टेंट रहेगा, इवन जब खेलने जा रहे हैं या स्कूल में जा रहे हैं, या मतलब वो देखना चाहिए कि उसमें एक्सपोजर को अवॉइड करना है, वहाँ मच्छर वगैरह नहीं होने चाहिए। दूसरा है कि अगर किसी को भी कोई जुकाम वगैरह होता है तो एक्चुअली इट्स बेटर कि मास्क कर लिया जाए। अभी हम लोग सब कोविड से मास्क करने शुरू करे हैं, लेकिन जब भी कुछ है इन्फेक्शियस में इंपॉर्टेंट यही रहता है, और अगर किसी एक जने को है उसको ना स्कूल भेजें तो अच्छा है, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम वगैरह है भेज रहे हैं तो मास्क करना इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑब्वियसली किसी को वो चिकन पॉक्स टाइप है वो तो ऑब्वियसली घर रहना है, क्योंकि उसको कंटेजियस है, वहां से स्प्रेड हो जाएगा, वो ध्यान में वो रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसी से प्रिकॉशन होगा। और ये है कि अगर बुखार हो रहा है तो ऑब्वियसली आप एक बार पीडियाट्रिशियन को दिखा दीजिए। इंपॉर्टेंट ये रहता है क्योंकि अगर उसको लगता है, कुछ डाउट लग रहा है दिमाग के अंदर इन्फेक्शन का, तो वो एडमिट करेंगे। अगर रीढ़ की हड्डी के पानी की जांच इज वन थिंग, और MRI वगैरह CT देखते हैं वो क्या करना है, एंड उसके हिसाब से वो क्लियर कर, दिमाग में उनमें क्लियर समझ आते हैं कि इन्फेक्शियस है कि नॉन इन्फेक्शियस इटोलॉजी। अगर 1 मिनट है तो हमारा एक डेटा है, हमारा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है ऑफ चाइल्डहुड न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स का, सेंटर ऑफ एडवांस्ड रिसर्च एंड इन दिस। उसके अंदर हम लोग एक ना एक्यूट इंसेफेलिटिक सिंड्रोम का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सारे प्रकार के जितने भी इन्फेक्शियस इटोलॉजीज हैं प्लस मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स एंड ऑटोइम्यून के ऊपर हम कर रहे हैं। और उसमें हमने 69 बच्चे जो हमारे पास एम्स न्यू दिल्ली में आए हैं, उसको हमने देखा है समझने के लिए कि क्या क्या कारण से होता है ना। उसके अंदर जो हमारे बच्चे थे, जो मैक्सिमम बच्चे जो 5 मंथ से 17 साल की उम्र तक थे, पर मैक्सिमम 6 साल की उम्र के अंदर थे, और मेजोरिटी जो 45% के अंदर 45% को दौरे पड़ रहे थे, 1/3 के प्रेशर में दिमाग में बढ़ा हुआ था, और 13 से 14% के अंदर उनको लकवा वगैरह पैरालिसिस भी हो रहा था। और इसके अंदर जो है हमारे 10.8% बच्चे एम्स में जो आए थे उनकी मोर्टेलिटी हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। और जो कारण निकले हैं ना, उसमें हमारे जो 30% कारण निकले हैं, 29% में माइकोप्लाज्मा, लेप्टोस्पायरा, डेंगू, स्क्रब टाइफस निकला है, और 5.4% में TB निकला है। TB भी किसी एस्पेक्ट में होता है, और उसमें 2.7% में चिकनगुनिया, एंट्रोवायरस, निमोकोकस, रेबीज और जापानीज भी, और 10% में ना वो ऑटोइम्यून वाले निकले हैं, जिनके अंदर इन्फेक्शियस नहीं है, उनके अंदर जो ऑटोइम्यून है उसके अंदर IVIG और स्टेरॉइड्स वगैरह का रोल होता है। और जब ये आपको दोनों में कंफ्यूजन होता है तो हम स्टेरॉइड्स नहीं देके सिर्फ IVIG देते हैं। तो मतलब बहुत सारे कारण है, हमें एक्सपोजर प्रिवेंट कर रहे हैं। और दूसरा, जो अगर एंडेमिक एरिया में रह रहे हैं जहाँ जापानीज इंसेफेलाइटिस है, तो उसका वैक्सीन दिया जा रहा है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, और साथ में जो मीजल्स का MR का वैक्सीन भी दिया जा रहा है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। और किसी को अगर रेबीज का, मतलब कोई भी डॉग का अनप्रोवोक्ड डॉग बाइट है, प्लीज उसमें जाके एकदम से उसका वो कराना है, उसका भी वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन। नहीं, बहुत बहुत अहम जानकारी दी है। और देखिए, इसी अहम जानकारी के लिए हम लोगों ने आपका रुख किया, ताकि आप बता सके कि किस तरीके से जो बीमारियां हैं उसको आप लोग देख रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, कैसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। उम्मीद हम यही करते हैं
कि जो आज आपने देखा कि इंसेफ्लाइटिस कितनी खतरनाक बीमारी है, उसको आपको समझने की ज़रूरत है। पर ऐसा नहीं है कि इसे रोका नहीं जा सकता। सही समय पर लक्षण देकर सही इलाज के जरिए इंसेफ्लाइटिस को भी दूर किया जा सकता है। हमारी कोशिश यही है कि इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से बच्चों को बचाया जा सके और ऐसी बीमारी का खतरा देश में ना बढ़े। आज बस इतना ही। अगले सप्ताह एक नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24।